आलीशान महल बनाया है और उस आलीशान महल की मजबूती का पता तब चलता है जब कोई तूफान या सुनामी या कोई भूकंप आता है, तो वो कितना सस्टेन कर पाता है उस प्रेशर को या उस क्राइसिस को। तो इसी तरीके से 1776 से लेके 1930 तक के 150 से ज़्यादा सालों के अंदर जो इकोनॉमिक थॉट्स क्रिएट किए गए, जो थ्योरीज क्रिएट की गई, उन सब की परीक्षा तब हुई जब 1930 में मंदी आई। और उस मंदी के दौरान जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये महसूस किया, जो प्लानर्स थे उन्होंने महसूस किया कि वो चीज़ें जो कि हम 150 से ज़्यादा सालों के अंदर सोच रहे थे कि ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो वो उस तरीके से चल नहीं रही थी, वो वर्क नहीं कर रही थी। तो पता चला कि भाई अब कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। तो इसी से 1936 के अंदर केन्स अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लेके आते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर क्लासिकल थ्योरी पे हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं, ये चौथी और फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर ना केवल हम क्लासिकल थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली, और उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, और साथ में आप ये समझ लीजिए कि केन्स की नींव भी जो है वो इस वीडियो के अंदर रखी जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं सेज लॉ के साथ। तो सेज लॉ हमने जिक्र किया था कि सेज लॉ, जेबीसी ने कहा था, क्या था सेज लॉ? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जब जैसे ही आप मार्केट के अंदर सामान लेके आते हो, डिमांड तो अपने आप क्रिएट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो इनकम जनरेट होगी, आपने जो सप्लाई क्रिएट करने की प्रोसेस के अंदर जो इनकम जनरेट होती है उसको खर्च कर दिया जाता है। तो खर्च कर दिया जाता है तो सप्लाई की खपत भी अपने आप हो जाएगी। तो ये बहुत सिंप्लीफिकेशन था, और इसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं, इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। तो केन्स ने आकर ये कहा कि भाई जितना आप इनकम जनरेट करते हो वो सारी की सारी खर्च नहीं होती है, वो सेव भी होती है। क्या होती है? उसमें से सेविंग भी होती है। तो सेविंग बेसिकली क्या काम करती है? लीकेज का काम करती है। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि मार्केट में जितना सामान आया है उतना ना बिके। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि हम अपनी इनकम में जितना इजाफा होता है उस सारे के सारे को खर्च नहीं करते हैं, हम कुछ बचा के भी रखते हैं। तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम और कभी कभी अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पहला जो इसका जो पिलर था क्लासिकल थ्योरी का, वो यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पे उसमें लूप होल मिल जाता है। दूसरी बात है कि क्लासिकल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन की बात करती है। शॉर्ट रन में वो कहती है कि कुछ अपहीवल आते भी हैं, पर लॉन्ग रन में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। उनकी जो हमेशा इक्विलिब्रियम वाली थ्योरी है वो बेसिकली लॉन्ग रन से रिलेटेड थी। लेकिन केन्स क्या कहते हैं? केन्स कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल डाई। भाई मर मुर जाएंगे हम, हमें क्या पता कल क्या होगा, है ना? कल किसने देखा है? तो इसलिए वो कहते हैं कि उनकी थ्योरी इसलिए काबिल नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उसमें शॉर्ट रन को इग्नोर किया गया है। ठीक है। तीसरी बात, फिर अगेन एक पिलर, दूसरा पिलर जो था, पहला पिलर क्लासिकल थ्योरी का सेज लॉ था, तो दूसरा पिलर था कि वेजेस, प्राइसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों फ्लेक्सिबल रहेंगे। लेकिन केन्स ने आकर ये बताया कि भाई ठीक है, आप एक व्यक्ति, मान लीजिए ये लेबर की डिमांड एंड सप्लाई है, ये वेज डिटरमिन हो गई, आप वेज को ऊपर करते हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने आपने 500 रुपया दिहाड़ी पे काम करवा लिया, वो किसी भी हालत में 499 पे भी काम नहीं करेगा। ठीक है। कभी भी वेजेस डाउन नहीं आ सकती। वेजेस आप खुद ही देखें, यदि आपको ज्यादा वेज मिल रही है, आप उससे ज्यादा वाली सैलरी पे तो जा सकते हैं। यदि आपको जो भी वेज मिल रही है आप उससे ऊपर वाली सैलरी पे जा सकते हो, नीचे वाली सैलरी पे कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। हालांकि ये अभी ये एक अलग बात है कि अभी जब 20s के अंदर वो कोविड आया था तो उसके बाद वेज कट हुए थे, लेकिन अमूमन ये नहीं होता, है ना। केन्स यहाँ पर सही है कि अमूमन ये नहीं होता। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के अंदर पॉसिबल है कि वेज रेट डाउन जाए और हम उसको स्वीकार कर लें, अदरवाइज आमतौर पर ये नहीं होता। और जब डाउनवर्ड रिजिडिटी रहती है, लेबर यूनियंस रहती हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और यहाँ पर वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। क्लासिकल्स क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा।
फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है। चौथी चीज आती है कि ऑटो एडजस्टमेंट। वो कहते थे गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं, हमेशा प्राइस मैकेनिज्म वर्क करेगा, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस जो है वो सब कुछ ठीक करती हैं। एक इनविजिबल हैंड है, एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे मार्केट को रन करवाते रहती है, आपको कुछ भी बीच में करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जब डिप्रेशन आता है तो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट को या फिर किसी तीसरी शक्ति को उतरना पड़ता है, ठीक है, जो अपने आप से चीजें नहीं होती, वो करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज ऑटो एडजस्टमेंट वाला भी उनका फेल होता है। फिर उन्होंने कहा कि मनी डजंट मैटर। हम कहते हैं कि मनी इज द ओनली थिंग विच मैटर्स, है ना। इकोनॉमी मार्केट जो है वो इस तरह का है, जब देखो उस टाइम उनके लिए ये उनको लगा था कि मनी का इजाद हुआ है सिर्फ ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में इवेंचुअली क्या हुआ, मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि मनी को सेव करके रखा जा सकता था और मनी को सेव करने की इतनी कवायद बढ़ती चली गई, इतना लोगों को आदत हो गई मनी को सेव करने के लिए, मनी बहुत ज्यादा है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मनी का स्टोर वैल्यू फंक्शन जो है उसकी तरफ क्लासिकल्स ने ध्यान नहीं दिया। सेविंग, देन रिजेक्शन ऑफ लेज़र-फेयर, ये अगेन मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ उस पर, कि उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है ना, गवर्नमेंट का काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है या थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे, बाकी गवर्नमेंट का रोल नहीं है इकोनॉमिक मैटर्स में। लेकिन बाद के इकोनॉमिस्ट में अब देखो 20s के अंदर आपने देखा, 2000 के अंदर आपने देखा, 2008 में आपने देखा कि जब जब कोई क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट अरबों खरबों रुपए डालती है मार्केट में, तब मार्केट चलता है। तो लेज़र-फेयर से काम नहीं चलता। इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। लेकिन एक्चुअल में केन्स ने बड़े लॉजिकली आपको समझाया, कि हमको समझाया, आपको नहीं, हम सबको समझाया कि जो सेविंग होती है दैट इज डन आउट ऑफ इनकम। यदि आपके पास इनकम है तभी तो सेव करेंगे, यदि इनकम ही नहीं है तो सेव कैसे करेंगे। ब्याज की दर का फर्क पड़ता है, लेकिन ब्याज की दर एक डिस्टेंट रिलेटिव है ना, दूर का रिश्तेदार है, जबकि ये इसका सगा भाई है। यदि आप सेविंग तभी करोगे जब आपकी जेब में पैसा होगा, जब आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे, जो बचेगा तो सेव करोगे। तो इनकम पे डिपेंड करता है सेविंग का डिसीजन। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो प्रॉफिटेबिलिटी का डिसीजन है, कि यदि आपको लगता है कि कोई काम करके मुझे फायदा हो सकता है, मुझे रिटर्न आ सकता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जिसके अंदर होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, ना कि सिर्फ इसलिए कि ब्याज कम है चलो जी कहीं पे भी बिजनेस कर लो, है ना। हाथ से जो पंखा झेलते हैं वो वाले पंखे भी बना लो। अब जब कोई खरीदता ही नहीं, आजकल कोई लेता ही नहीं उनको, तो कौन बनाएगा उसको, ठीक है। तो इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक इक्वालिटी जो है वो इनकम के थ्रू होती है, ये केन्स ने बाद में समझाया, इंटरेस्ट से थ्रू नहीं होती। फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम की बात उन्होंने की थी, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी पॉसिबल है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी पॉसिबल है। इसी तरीके से उन्होंने ये जिक्र किया था, जो मैक्रो मॉडल होता है वो बेसिकली जनरल इक्विलिब्रियम का मॉडल होना चाहिए, लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है वो बेसिकली पार्शियल इक्विलिब्रियम का ही मॉडल है। पार्शियल इक्विलिब्रियम के थ्रू, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आप जब एक सेक्टर की बात कर रहे हो तो दूसरे सेक्टर को आपने सबको कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम के मॉडल को उन्होंने कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर जो है वो डाल के समझाया। तो ये एक, मतलब आप ये कहो कि इसके प्रोसीजर की वीकनेस रही, ठीक। देन कम्स एम्पेरिकल एविडेंस, कोई भी नहीं है, मतलब इस बात का कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो चीजें कहीं पे देखी हो उन्होंने। ये उनका बेसिकली कोई बिलीफ सिस्टम था, या आप ये कहें कि एक लॉजिकल कहानी उन्होंने बना दी, या लॉजिकल
तथ्य रख दिए। यदि लॉजिकली देखा जाए तो ये सारी चीजें बहुत ठीक लगती हैं, जब आप क्लासिकल थ्योरी को पढ़ते हो आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो, लेकिन प्रैक्टिकल रेलेवेंस जो है उसकी वो नहीं है। तो इसलिए इसकी बहुत सारी आलोचना की गई, लेकिन कोई भी थ्योरी जो है वो पहले उसकी आलोचना होती है, उसके बाद ही उसी के बेस पे ही दूसरी थ्योरी बनती है। तो इस लिहाज से क्लासिकल थ्योरी को हम आज भी रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं, फिर केन्स की या उसके बाद की थ्योरीज पढ़ते हैं। तो उस लिहाज से ये थ्योरी इंटरेस्टिंग थी और लॉजिकल भी थी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद हम इस लायक बनते हैं कि हम केन्स की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हो सकता है आपको कुछ डाउट्स रहे हों तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और बहुत ध्यान से पढ़ें। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें डजेंट मैटर, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।